बात करेंगे अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखो, सबसे पहले आप बताओ ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या है। इसके मीनिंग से ही पता लग रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका प्रॉफिट मोटिव ना हो। हाँ जी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनी। तो इसका मतलब देखो कौन सी हो गई। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर एस्टेब्लिश्ड फॉर अ चैरिटेबल, यानी दान पुण्य, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए, या अगर उनसे वो कुछ पैसा चार्ज करते भी हैं तो वो इतना ही पैसा चार्ज करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस को रिकवर कर सकें कुछ हद तक। कंप्लीट उनका नहीं होता कि हम एक्सपेंसेस भी रिकवर कर लें और प्रॉफिट भी अर्न कर लें, वो ऐसा उनका मोटिव नहीं होता। ठीक है, चैरिटेबल पर्पस के लिए या सोशल पर्पस के लिए स्टार्ट की जाती हैं, नॉट विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। तो जैसे मैंने आपको इसमें देखो इस दिख रहा है ना, स्कूल, हॉस्पिटल, ठीक है, और ये देखो लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, ये कोई स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, इसके अलावा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी होती हैं ना, जैसे अलग अलग गुरुद्वारा कमेटी बनी होती हैं, ठीक है, मंदिरों की कमेटी होती हैं, ऐसे हर रिलीजन में होती है ना कमेटीज़, वो सब भी इसके अंदर आती हैं। These organizations render service to their members and to the society on voluntary basis for the promotion of art, किसी आर्ट को प्रमोट करने के लिए बनाई होती हैं, कल्चर, कोई भी हमारा सांस्कृतिक कोई काम है, किसी भी चीज़ को, एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को, या कोई भी सोशल या चैरिटेबल पर्पस हो सकता है। ठीक है, दीज इंक्लूड, ये आपको एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब इन ऑर्गेनाइजेशन में इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर एस्टेब्लिश्ड फॉर अ चैरिटेबल और सोशल पर्पस, हो गया। दे सर्व देयर मेंबर्स एंड टू सोसाइटी ऑन वॉलंटरी बेसिस फॉर द, ये वही पॉइंट है, दीज आर ऑल सोशल एक्टिविटीज़। मतलब यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ये देखते हैं सोसाइटी का वेलफेयर हो, किसी भी फॉर्म में वेलफेयर हो, सोशल वेलफेयर के लिए चलाई जाती हैं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स। टू प्रमोट सच एक्टिविटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी लोकल गवर्नमेंट उनको ग्रांट इन एड भी दे सकती है, जिसको हम कई बार एनजीओ भी बोलते हैं ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वैसे तो क्या होता है कि जो ये बनाई जाती हैं या तो गवर्नमेंट एड से भी बनाई जाती हैं या प्राइवेट, ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट एड मिले ही, पर मिल भी सकती है। अगर मिलती है तो उसको हम एनजीओ बोलते हैं, नहीं तो अपनी प्राइवेट कोई भी, जैसे क्लब्स बने होते हैं लोगों के, तो क्लब में क्या होता है कि बहुत सारे मेंबर्स इकट्ठे हो जाते, उसके साथ मेंबर जुड़ जाते हैं, और वो जो मेंबर बनते हैं वो उसमें अपनी फ़ीस पे करते हैं, कुछ मेंबरशिप फ़ीस बोलते हैं, जिसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। आप देखोगे ना, जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, आप वहाँ पर कोई स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको मेंबरशिप लेनी होती है, और उस मेंबरशिप के लिए वो आपकी मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है, एक लाइफ लॉन्ग भी होती है। ठीक है, तो आप मंथली मेंबरशिप लेकर क्या है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट हर मंथ उनको पे करोगे, ईयरली में हर ईयर पे करोगे, और फिर उसके मेंबर बनकर आप उसके जो भी वो बेनिफिट्स हैं वो आपको दे सकते हैं। ये ज़्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर ज़्यादातर ये रजिस्टर्ड होती हैं। तो देखो, सच ऑर्गेनाइजेशंस आर फाउंड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक एट लार्ज, ये इसके फीचर्स हैं ना बेटा, एट लार्ज, सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन। ठीक है, रिक्रिएशन में कोई भी, जैसे आर्ट, कोई ड्रामा, डांस, किसी रिक्रिएशन समझते हो, मनोरंजन की इस टाइप की एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एंड सो ऑन, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ कास्ट, यानी कि सभी को ये एक साथ अवेलेबल होती हैं, ना कास्ट का कोई वो है, पर ये कई बार कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड भी हो जाती है ना, तो कई बार वो पर्टिकुलर उसके लिए भी हो सकती हैं। इट्स एम इज़ टू प्रोवाइड सर्विस आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट। नॉमिनल समझते हो, नाम मात्र को फीस लेती हैं, या तो हम कह देते हैं बिल्कुल, या इतनी कम लेती हैं कि अगर प्रॉफिट अर्न करने वाली ऑर्गेनाइजेशन से हम वो काम करवाएं तो वहाँ पर उसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये बहुत कम करती हैं। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट, या तो ट्रस्ट के रूप में, या सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रूप में होती हैं। एंड सब्सक्राइबर्स टू सच ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड मेंबर्स। सब्सक्राइबर कौन होंगे? जो इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं, पैसा देते हैं, उसके मेंबर बनते हैं, उसको मेंबर्स कहते हैं। दीज आर यूजुअली मैनेज्ड बाय अ मैनेजिंग या एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। ठीक है, कि ये जो है इसको जो मैनेज करता है वो एक कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, जो इसके मेंबर्स मिलकर सिलेक्ट करते हैं कि हम करेंगे, और जो है वो उसको रन करते हैं मिलकर। ठीक है, चलिए
हाँ जी, अभी आगे वही कैरेक्टरिस्टिक्स ही चल रहे हैं। अब देखो एक खास चीज़, इसका जो पैसा है, अब नेचुरल बात है, देखो कोई भी सोसाइटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, काम कर रही है, तो उसको पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। तो उसको पेमेंट्स करने के लिए पहले रिसीप्ट्स चाहिए। रिसीप्ट्स मतलब मनी रिसीव करेगी ये। इसके पास देखो मनी कहाँ कहाँ से आती है, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है इनके, सबसे बड़ी इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, जो प्री डिसाइडेड होती है, फिक्स होती है, और हर मेंबर से ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड क्लेम की जाती है। समझ में आया? वो क्लेम की जाती है कि आप हमारे मेंबर हैं तो आपका ये अमाउंट ड्यू हो गया है। जैसे आपने देखा होगा ये RWA भी, अगर आपने कभी सुना हो, RWAs होती हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सुनी है, कॉलोनीज़ में होती हैं, है ना, RWA होती हैं। तो उस कॉलोनी में रहने वाले सभी लोग उसके मेंबर होते हैं, और पर हाउस वो लोग अपना एक डिसाइड करते हैं कि हमें ये खर्चे अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए करने हैं, और तो हम उसके लिए हमें इतना पैसा चाहिए, और उसके बेस पर वो सभी मेंबर्स का अमाउंट डिसाइड करते हैं कि आप हमें हर मंथ इतना अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। जितने भी आपने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी सुनी होंगी, वो सब भी ये इसी टाइप की होती हैं। तो उसमें क्या होता है, उस मकान के, उस सोसाइटी में रहने वाले लोग उसके मेंबर बनते हैं, और वो लोग उसको सब्सक्रिप्शन देते हैं। समझ में आ गया सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट? क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें यही होता है कि सब्सक्रिप्शन क्या है। सब्सक्रिप्शन, कोई भी व्यक्ति जब मेंबर बन जाएगा तो उससे टाइम बेसिस पर एक फिक्स अमाउंट ड्यू किया जाएगा। ड्यू करने का मतलब क्या है कि वो उससे मांगा जाएगा एज क्लेम। ये नहीं है कि मेंबर बनकर वो वॉलंटरी नहीं होता, फिर वो कंपनी जो चीज़ हमारी क्लेम की जा सकती है उसी को हम आउटस्टैंडिंग दिखाते हैं कि भाई इसका क्लेम बन गया, इस व्यक्ति से मुझे ये पैसा लेना है। अगर उसने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो हम उसको अपनी बुक्स में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके शो करते हैं। तो हम आउटस्टैंड किसी भी अमाउंट को एरियर समझते हो? एरियर का मतलब जो पैसा हमारा ड्यू हो चुका है बट आया नहीं है, उसको कहते हैं एरियर। एरियर और आउटस्टैंडिंग सेम ही होगा? एक ही बात है, ठीक है। एरियर्स का मतलब जो चीज़ ड्यू हो गई है, अगर हमने पे नहीं की है तो हम उसको ज़्यादातर आउटस्टैंडिंग बोल देते हैं, या रिसीव नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग, या फिर हम उसको एरियर ज़्यादातर इनकम के बारे में बोले जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। दूसरा है डोनेशंस। डोनेशंस किसी एक पर्पस के लिए डोनेशन हो सकती है, जनरल भी हो सकती है, जनरल डोनेशन भी हो सकती है, और स्पेसिफिक भी हो सकती है। अब जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन में क्या अंतर है कि जनरल में तो किसी व्यक्ति ने पैसे हमें दे दिए और उसने कोई पर्पस नहीं बताया कि मैं इस पैसे का आपने क्या करना है, यानी उसने मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि आप इस पैसे को इस पर्पस के लिए यूज़ करना। मीन्स उस मनी को मैं नॉर्मल इनकम मानकर नॉर्मल खर्चों पर यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे एक ऑर्फनेज है, ऑर्फनेज भी एक NPO हो गई, उसमें मेंबर्स बन गए ऑर्फनेज चलाने के लिए, ठीक है। उन्होंने बच्चों की सहायता के लिए गवर्नमेंट से ज़्यादातर ग्रांटेड मिल जाती है उसमें। अब उसमें क्या है कि मान लो मैंने कहा कि मुझे बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाना है अपने ऑर्फन के बच्चों के लिए, तो वो उसके लिए मैं डोनेशन अगर मांग रही हूँ तो वो डोनेशन का पैसा रिसीव किया हुआ उसी चीज़ में यूज़ होगा। मैंने कहा मुझे बच्चों के लिए स्वेटर्स खरीदने हैं, उसके लिए डोनेशंस दो, तो लोग डोनेशन देंगे कि फॉर परचेजिंग स्वेटर्स, तो दैट विल बी कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन, कि देने वाले ने पर्पस के साथ हमें पैसा दिया। और एक व्यक्ति कहता है कि मेरे बेटे का आज बर्थडे था इसलिए मैं ऑर्फनेज में डोनेशंस दे रहा हूँ, वो 10,000 रुपये दे गया ऑर्फनेज में। अब ये कैसी डोनेशन होगी? जनरल। वाई? पर्पस नहीं बताया। तो अब इस 10,000 रुपये को मैं कहीं भी यूज़ करूँगी, लेकिन एक व्यक्ति कहकर गया कि ये 5,000 रुपीज़ मेरे से डोनेशन लीजिए और आप इससे अपने ऑर्फनेज में बच्चों को स्वेटर्स बंटवा दीजिए। तो अब इस 5,000 रुपये को मुझे अलग से उसका ब्यौरा डिटेल रखनी होगी कि मैंने उस 5,000 में से स्वेटर्स बंटवाने हैं, उसको मैं अदर अपने खर्चों के लिए, भैया सैनिटेशन के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के चेकअप के लिए, देखो ऑर्फनेज में कितना खर्चा होगा, उसमें मैं उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकती। आया समझ में? जनरल डोनेशंस और स्पेसिफिक डोनेशन में क्या डिफरेंस है? हाँ जी। फिर लीगेसीज। ऐसे लीगेसीज होती हैं कि कई बार लोग अपनी वसीयत कर देते हैं, लोग ट्रस्ट के नाम कर देते हैं ना अपनी प्रॉपर्टी। कई बार सुना होगा ना, डोनेशन कर दिया इसने, वो डोनेशन नहीं है, वो लीगेसी है। लीगेसी क्योंकि आफ्टर माई डेथ दिस प्रॉपर्टी और मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस ट्रस्ट और दिस ऑर्गेनाइजेशन।
तो लोग इस तरह से कर देते हैं ना, दान कर देते हैं। एक तो दान करना होता है वो अपने हाथ से उसी वक्त करते हैं, लीगेसीज में वो उनको लीगल अपना वो दे जाते हैं, प्रॉपर्टी हाँ प्रॉपर्टी वो बाद में आफ्टर डेथ, आफ्टर ठीक है। ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड वही मैंने बताया, गवर्नमेंट भी कई बार फंड्स देती है। हाँ जी, ग्रांट इन एड समझ रहे हो, गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ किसी में अगर लगता है गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट भी ग्रांट्स देती है। ग्रांट देने का मतलब पैसा देती है, फंड्स देती है, ठीक है। एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, साथ में ये क्या करते हैं कि जैसे इनके पास जैसे मनी कलेक्ट हो जाती है, उसका खर्चा मान लो बाद में होना है, और जैसे डोनेशंस आती हैं तो उनको वो इन्वेस्ट कर देती हैं यस मैम, कहीं दूसरी, जब तक उन्हें ज़रूरत नहीं है पैसे की तो वो क्या करते हैं उस पैसे को Invest करते हैं। कहीं पर दूसरी जगह के कोई बैंक में पैसा जमा करवा दिया, फिर एफडी करवा दी, तो उससे उसके ऊपर उनको इनकम होती है ना, तो वो होती है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो ये मेन इनका सोर्स होता है। इसके अलावा ये चैरिटी शोज़ भी कर लेती हैं कई बार, ठीक है ना, मेन वो उनकी कैजुअल इनकम हो गई, चैरिटी शो कर लिया, कोई कैंप लगा लिया, कोई मान लो स्पोर्ट्स क्लब है वो टूर्नामेंट अरेंज कर लिया, कोई मैच अरेंज कर लिया, उसकी टिकट्स भी की, कोई म्यूजिकल शो अरेंज किया, उसकी टिकट्स भी की, ठीक है। इसके अलावा और इनकी जो कैजुअल इनकम होती हैं, इसके अलावा जैसे वो होती हैं आपकी कि इस टाइप की जो इनकम्स होती है ना वो कैजुअली भी, रेंट भी कई बार, मतलब इसके अलावा और भी हो सकती हैं, आपको देखना है। देखो जैसे रेंट रिसीव किया इन्होंने, मान लो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी जो बिल्डिंग है उसका एक पार्ट किसी को रेंट पर दे रखा है, सपोज दे रखा हो, तो उससे रेंट मिल गया, कोई चीज़ इन्होंने अपनी किराए पर दे दी, उस टाइप के भी काम इनके चलते रहते हैं। तो मतलब ये लोग भी अपना कहीं ना कहीं से फंड्स कलेक्ट करती हैं ताकि इनके खर्चे पूरे हो सकें। मेन इनका सोर्स, वो मोटिव क्या होता है कि हमारे एक्सपेंसेस रिकवर किए जा सकें। The funds raised by such an organization through various sources are credited to capital fund और general fund। जैसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जिसको हम कैपिटल कहते हैं, जो ऑनर्स की होती है, इक्विटी होती है ना, यहाँ पर जो भी पैसा इकट्ठा होता है अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए हुआ तो उसका एक अलग फंड होता है, और नॉर्मल पैसा जो भी इनका इनकम रिसीप्ट्स होती हैं उसका जो भी अमाउंट होता है वो कैपिटल फंड में, जो खर्च हो गया, जो भी बचा यानी जो भी सरप्लस आया वो कैपिटल फंड में जुड़ता जाता है, और इस तरह से वो फंड बोलते हैं जिसको हम अपने इसमें नॉर्मल कैपिटल बोलते हैं। द सरप्लस जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द मेंबर। सरप्लस जो है ना वो ये नहीं, क्योंकि मेंबर्स ने इसकी मेंबरशिप लेकर वो उससे अपने कोई वॉलंटरी काम कर रहे हैं, उनका भी कोई मकसद ये नहीं था कि हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो इसलिए जो भी प्रॉफिट होता है वो उनको दिया नहीं जाता, वो कैपिटल फंड में ही ऐड कर दिया जाता है, यानी उसी ऑर्गेनाइजेशन की वो कैपिटल बनती चली जाती है। पार्टनर्स को जो इसके, सॉरी पार्टनर्स तो होते ही नहीं, मेंबर्स होते हैं, उनको प्रॉफिट में कोई हिस्सेदारी उनकी नहीं होती, ठीक है। इट इज़ सिंपली एडेड टू द कैपिटल फंड। द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अर्न द रेपुटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी रादर देन ऑन द कस्टमर्स और ऑनर सेटिस्फैक्शन, कि कितना ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, कितना सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, उसी के बेस पर इनकी रेपुटेशन बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे समझ में आ गया एनपीओ के बारे में अच्छे से क्या होती हैं। हाँ जी, एक बार फिर हम देखते हैं। देखो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इनके पास फाइनेंस कहाँ से आएगा, जो अभी हमने पढ़ा वही है। देखो एक तो हो गया द मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम आर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, जनरल डोनेशंस विदाउट एनी पर्पस, जनरल डोनेशंस होती हैं, स्पेसिफिक डोनेशंस होती हैं, बताया मैंने आपको। फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रांट इन एड, ठीक है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कि इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उससे मिलने वाला इंटरेस्ट भी मिल सकता है इनको, डिविडेंड भी मिल सकता है। बाय ऑर्गेनाइजिंग सम इवेंट, ये मैंने जो अभी आपको बताया, चैरिटी शो कर ली, टूर्नामेंट कर लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपटीशंस ये ऑर्गेनाइज करती रहती हैं। सेलिंग टिकट्स ऑफ द शो और कलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेशन फीस भी कई बार ये लेती हैं, भी आपको पार्टिसिपेट करना है तो फ़ी होगी इसकी, तो वो सब भी इनका सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। और मोस्ट ऑफ देयर ट्रांजेक्शन्स आर इन कैश और थ्रू द बैंक्स, ज़्यादातर ट्रांजेक्शन ये कैश में करती हैं, बैंक से करती हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं। अच्छा, ये लोग, ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो गया। और तो इनके खर्चे क्या होते हैं, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पर आपको मेडिसिन्स पर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, नर्सिस की सैलरी, डॉक्टर्स की सैलरी, बाहर से ये विजिटर्स बुलाते हैं उनको ऑनरेरियम देते हैं, ठीक है, ये खर्चे होते हैं। लाइब्रेरी होगी तो वहाँ पर अलग तरह के खर्चे होंगे,
ऑर्फनेज है अलग तरह के खर्चे होंगे, पॉलिटिकल पार्टी की कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका अलग खर्चा होगा। तो यानी खर्चे ज़्यादातर कॉमन खर्चे होते हैं इनका। एक तो सैनिटेशन का तो कॉमन खर्चा जो सब जगह होगा, सिक्योरिटी का खर्चा कॉमन होता है, रेंट का खर्चा अगर इनकी अपनी बिल्डिंग नहीं है तो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो नॉर्मल है तो है ही, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए अलग खर्चे भी हो सकते हैं। हाँ जी, देखो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ये क्या क्या बनाते हैं, आपने पढ़े हैं ना ये सब चीज़ें रिवीजन में, है ना। तो देखो एक तो ये लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं, Yes. और कैश बुक की जो समरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो जो कैश बुक है वो पूरे साल बनाते हैं। Yes. उसमें क्या होता है, एक पेज रिसीप्ट का होता है, एक पेज पेमेंट्स का होता है। अब जो उस कैश बुक में इनका काम, जो कैशियर होता है उसका काम केवल कैश कलेक्ट करना होता है। Yes, ma'am. केवल कैश कलेक्ट करने का मतलब क्या है कि वो ये नहीं देखता कि ये कैश मुझे क्यों दे रहा है, वो लिख लेता है, पर वो ये नहीं कहेगा कि ये इस टाइम का कैश नहीं है, पिछले साल का कैश है तो पिछले साल के कैशियर को देना, नहीं। वो कैश किसी भी टाइम पीरियड से रिलेटेड हो, किसी भी पर्पस के लिए हो, वो कैश रिसीव किया जाएगा, कैश बुक में उसकी एंट्री की जाएगी और साथ में लिख दिया जाएगा कि ये कैश किस चीज़ का आया। समझ में आ गया? जैसे हम अपने लेजर में भी तो लिखते हैं ना, यहाँ लिखते हैं अमाउंट, यहाँ लिखते हैं टू। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ मैंने लिखा, अगर मैंने लिखा टू रेंट, मान लो मेरा पेज है ये रिसीप्ट का पेज है, ये एक पेमेंट का पेज है, मैंने रिसीप्ट वाले पेज पर लिखा टू रेंट 10,000 रुपीज़, तो आप क्या समझोगे इसको? ये हमें मिला है, रेंट कि मिला हमें कहीं हमने कुछ दे रखा होगा किराए पर, उसका रेंट मिला। रेंट जरूरी थोड़ा ना खर्चा ही हो। Yes. अगर मैंने इस साइड लिख दिया पेमेंट साइड, तो यानी कि हमें पेमेंट करनी है, वो मैंने रेंट की पेमेंट कर दी। कर दी। ओके जब कैश आया तो रिसीप्ट के पेज पर लिखा, ओके कैश गया तो पेमेंट के पेज पर लिखा। ठीक है, इनके यहाँ बहुत जो कैश का आना और जाना बहुत कंटिन्यूस नहीं होता। जैसे बिजनेस होता है तो क्या है, डेली बेसिस पर कैश या बैंक की एंट्रीज होंगी, उनका तो काम लगातार सामान बेचना है, खरीदना है, पैसा रिसीव करना है। लेकिन ये लोग लगातार थोड़ी ना काम, भाई काम तो करती हैं पर इनके पास कैश कलेक्शन लगातार नहीं होती कि रोज़ बहुत बहुत कैश आ रहा है, रोज़ बहुत बहुत कैश जा रहा है। क्योंकि ये अब मान लो एक स्पोर्ट्स क्लब है, अब क्या उनके यहाँ रोज़ कोई पैसे देकर जा रहा है? महीना जब स्टार्ट हुआ, मंथ स्टार्ट हुआ, लोग उनकी जिस दिन ड्यू डेट आई उस दिन उन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शन दे दी, बात ख़त्म। जब उनकी ड्यू डेट आई उन्होंने पेमेंट्स कर दी। तो मतलब यहाँ पर जो कैश का मूवमेंट है वो बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता। जबकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो डेली कस्टमर आएंगे, कस्टमर्स आ रहे हैं, उनसे उनका जो कस्टमर आया उसको पेमेंट ली और सामान दिया, सर्विस दी। वो चीज़ यहाँ पर ऐसे नहीं होती। यहाँ पर एक बार पेमेंट लेकर फिर सर्विसेज दी जाती हैं। कंटिन्यूस पेमेंट रिसीप्ट बहुत कम होती है। जैसे हॉस्पिटल्स में मान लो है एक बिल्कुल उन्होंने कोई स्लिप कटवाते हैं 10 रुपये की, 20 रुपये की, नॉमिनल अमाउंट की, वो कलेक्शंस इनकी हो सकती हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड कैश बुक हो गई जो रिकॉर्ड की जाएगी, जिसके अंदर एक तरफ रिसीव एक तरफ पेमेंट होंगी। रिसीव में ये नहीं देखा जाएगा, सिर्फ हम लिखते जाएंगे हाँ कि किस लिए है, पर पैसा रिसीव एक ही कैश बुक में होता रहेगा। दे ऑल्सो मेंटेन अ लेजर कंटेनिंग द सोर्स अकाउंट्स ऑफ ऑल इनकम्स एक्सपेंसेस। एक लेजर भी बना लेते हैं ये, जिसमें अलग अलग हेड के अकाउंट खोल लेते हैं, ताकि बाद में हमें ये पता चल जाए। जैसे आप मान लो सब्सक्रिप्शन है, आज मैं डेट लिख रही हूँ 3 तारीख, आज मेरी कुछ लोगों ने सब्सक्रिप्शन दी, फिर 4 तारीख का पेज आया। ज़्यादातर इनकी जो कैश बुक है वो पेज वाइज होती, डेट वाइज होती है। ठीक है, तो हम इकट्ठा फिर करते हैं कि किस कारण हमारे पास कितना पैसा आया। वो हमें कैसे पता लगता है? लेजर से। जो आपने 11th में लेजर बनाया, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं उस तरह से इनका भी लेजर बन जाता है। वहाँ पर ये लिख देते हैं हाँ भी सब्सक्रिप्शन ऐड में इस दिन इतना पैसा आया, इस दिन इतना आया, तो ताकि पता लग जाए हमने टोटल इतना पैसा रिसीव कर लिया। ठीक है, तो ये सारे उसमें कौन सी एसेट्स खरीदी, कौन सी लायबिलिटी खरीदी, वो भी बना लेते हैं। इन एडिशन दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्टॉक रजिस्टर। एक स्टॉक रजिस्टर बना के रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे सामान आया, अब मान लो स्पोर्ट्स, अब मान लो हॉस्पिटल है, मेडिसिन्स आई, अब वो मेडिसिन्स का मिसयूज़ ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, या उनकी क्या एक्सपायरी डेट है, कब आई, उसका वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर। कंज्यूमेबल कि वो सामान धीरे धीरे कंज्यूम होता रहेगा। तो उसमें ना वो प्रॉपर उसका एक फॉर्मेट होता है, उसमें जब सामान आता है तो एंट्री करते हैं, इस दिन सामान आया, इतना सामान आया, ये क्वांटिटी आई, फिर वो इशू होता है तो उसकी इशू की एंट्री होती है, फिर दिखाते हैं कि माइनस हमारे पास कितना बचा है।
ठीक है, ये पूरा ये प्रॉपर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं, नॉन बिजनेस भी करती हैं, नॉन प्रॉफिट भी करती हैं। ठीक है, तो ये एक अपना स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसमें कि इनकी स्टॉक की पूरी एंट्री की जाती है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ये बनाते हैं, ये तो इनका पूरे साल चलता है काम, पूरे साल ये सारा काम हो जाता है, पूरे करते हैं। इसके बाद ये लास्ट में साल के एंड में क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, क्या बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती है उसकी, मैम P&L, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती है ना। उससे पहले वो ट्रायल बैलेंस बनाती है। ट्रायल बैलेंस तो एक जस्ट समरी ऑफ अकाउंट्स है, उन अकाउंट्स वो तो एक समरी है। फिर हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में से जो कैपिटल नेचर के अकाउंट हैं उनका बैलेंस ले जाते हैं अपनी बैलेंस शीट में, जो रेवेन्यू नेचर के अकाउंट हैं उनका बैलेंस ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर हमें पता चलता है कि हमारा नेट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ऐसे करते हैं ना। वो ट्रायल बैलेंस एक समरी है। उसके बाद हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। अब इसी तरह से ये लोग भी अपने अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वो एक तरह से समरी ऑफ कैश बुक हो गई, है ना। सारे जो हमने लेजर अकाउंट बनाए थे ना, उनका सारा टोटल आकर हमें पता चलता है, रिसीप्ट साइड से पता चलता है कि टोटल हमने कैश रिसीव कितना किया, और पेमेंट से पता चलता है हमने टोटल पेमेंट कितनी की। लास्ट में हमें पता चलता है कि हमारे पास इतना कैश बचना चाहिए। हम देखते हैं हमारे पास उतना कैश बचा है या नहीं बचा। ठीक है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या हो गया, हमारी समरी ऑफ कैश बुक। ठीक है, अकाउंट्स भी कह सकते हैं, समरी ऑफ लेजर भी कह सकते हैं, समरी ऑफ कैश भी कह सकते हैं। ये हमारा बताता है कि किस हेड पर से कितने पैसे आए और किस हेड में हमने कितने पैसे खर्च किए, एक्चुअली में कितने किए। ये रियल बेसिस पर होता है। रियल बेसिस मतलब एक्चुअली में जो कैश आया या गया उसकी समरी ये देता है और बताता है भाई हमारे पास अब इतने पैसे फाइनली बचे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, ये हमारा बनाया जाता है एक्रूअल बेसिस पर। एक्रूअल बेसिस मतलब मैम करंट ईयर मीन्स एक्रूअल का बेसिस का मतलब आपने जिस साल हुए खर्चे उसी साल का दिखाना। जिस साल हमने बेनिफिट्स ले लिए उस साल का खर्चा माना गया। एक होता है अकाउंट कैश बेसिस पर मेंटेन किए जाते हैं। कैश बेसिस पर अगर अकाउंट मेंटेन किए जाते हों कहीं पर तो क्या होता है, जब पेमेंट करें तब खर्चा माना। लेकिन हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, चाहे वो बिजनेस की है या नॉन बिजनेस की है, सबकी जो अकाउंटिंग है वो एक्रूअल बेसिस पर होती है। उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति जिस टाइम पर किसी चीज़ की ऑनरशिप एक्वायर कर रहा है या किसी चीज़ का वो बेनिफिट एक्वायर कर रहा है, पेमेंट बेशक वो अगले टाइम पीरियड में दे, उसका खर्चा वो उस टाइम पीरियड का माना जाता है। इसको हम बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। यानी कि अगर मान लो मैंने अपने स्टाफ को सैलरी दी, उससे काम करवाया, ठीक है, उसको मैंने सैलरी दे दी, 2 महीने की सैलरी मैंने कहा मैं आपको मार्च में अब मई में दूंगी, तो 31 मार्च तक मैं उनसे काम करवा चुकी हूँ। मान लो मैंने उनको अभी जनवरी फरवरी की सैलरी मैंने कहा मैं तुम्हें अभी मेरे पास मैं नहीं कर सकती, मैं आपको अप्रैल मई में दूंगी, और अगर वो मान जाते हैं तो वो जो सैलरी का खर्चा है वो पे मैं अप्रैल मई में कर रही हूँ, लेकिन वो माना जाएगा मार्च से पहले, जनवरी फरवरी। सामान मंगाया मैंने फरवरी में, पेमेंट मैंने उसको कह दिया था कि मैं पेमेंट मई में करूँगी, यानी कि पेमेंट मेरी ड्यू होगी मई में, लेकिन सामान मैंने अभी मंगवा लिया फरवरी में, तो वो फरवरी का खर्चा माना जाएगा। समझ में आया? एक्रूअल बेसिस का मीन्स, एक्रूअल बेसिस मीन्स व्हेन द अकाउंटिंग इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप और ट्रांसफर ऑफ क्लेम, कि कब ऑनरशिप या क्लेम ट्रांसफ़र किया गया, उस दिन वो आपका एक्सपेंस माना जाएगा। उसी दिन ऐसे अगर आपने लिया है तो एक्सपेंस, आपने ऑनरशिप खरीदी है या आपने किसी का बेनिफिट लिया है, आपने सामान खरीदा है तो आपके लिए खर्चा, जिसने सामान बेचा है उसके लिए इनकम। अगर आपने सामान बेचा है, आपने किसी को ट्रांसफ़र किया ऑनरशिप, आपने किसी को बेनिफिट्स दिए हैं, अपनी सर्विसेज ऑफ़र की हैं, सर्विस दे दी हैं, तो आपके लिए वो इनकम। तो वो एक्रूअल बेसिस पर ये तैयार किया जाता है। ये मतलब क्या है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, साथ में हम देखते हैं कि हमारी कितनी इनकम एक्रू है, उसके बेस पर ये काम होता है, और साथ में हमें बनानी पड़ती है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट वही होती है कि जिसमें जो हमें बताती है कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज और कितनी हमारे पास फंड से पैसा आया हुआ है, और कितना हमारे पास लायबिलिटीज़ के रूप में पैसा अभी देना है। तो इस तरह से इसके ये फाइनल अकाउंट
बनाए जाते हैं।